अपने आप में एक प्रश्न है। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिचय आपका करा देते हैं। राजेश गुप्ता जी हमारे साथ विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वीरेंद्र बब्बर जी हैं बीजेपी की तरफ से हमारे साथ, डॉक्टर अनिल सिंह हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और अरविंद केजरीवाल जी के जबरदस्त फैन हैं। मैं ये बोलने से नहीं चूकती हूँ, इसका सवाल भी पूछेंगे। निरंजन जी, अब आप क्योंकि मुख्यमंत्री के फैन हैं तो अब आप मुझे बताइएगा ईमानदारी से, ये जो आज स्टेटमेंट आया है, ये जो आज बातें आई हैं कि तैयारी है, सभी विधायकों ने कहा है कि मुख्यमंत्री तो आप ही रहेंगे चाहे जेल जाना पड़े, स्थिति जो भी हो, इसे कैसे देख रहे हैं आप, इस पूरी पॉलिटिक्स को, इस सिचुएशन को, या आप इसे देख रहे हैं कि नहीं ये तैयारी है फ्यूचर की, क्या इसके पीछे एनालिसिस कर रहे हैं आप? देखिए जीनत जी, जो आप मुझे कहते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल जी का फैन हूं, मैं आपको पहले बताऊं कि मैं अरविंद केजरीवाल जी की जो राजनीतिक बाजीगरी थी, मैं उसका प्रशंसक था। लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूं, था मतलब अभी नहीं है। हाँ, मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन मैं ये जो चीज देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से अरविंद केजरीवाल जी को मुझे नहीं पता कौन सलाहकार नए मिले हैं और उन्होंने कहां से सोचना चालू किया है। वास्तविक रूप से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अब निरंतर अपने जो उनकी जो राजनीतिक जादूगरी थी या राजनीतिक जो चतुराई थी, कहीं ना कहीं अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपने ही बल्ले से अपने विकेट को टच कर रहे हैं, यानी कि हिट विकेट हो रहे हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं जीनत जी, देखिए ऐसा है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मेरे सहित दिल्ली की मेरे हिसाब से 90% जनता अभी भी उस चीज को लेकर के पसोपेश में संदेह के घेरे में थी कि भाई भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है। ये जो चीजें थी, लोग अभी उस चीज को एक अपना परसेप्शन बनाने में थोड़ा सा अभी मेरे हिसाब से संदेहास्पद स्थिति में थे। लेकिन जो पिछले कुछ समय से, देखिए भ्रष्टाचार क्या होता है जीनत जी, भ्रष्टाचार केवल एक आचरण ही नहीं होता है। भ्रष्टाचार एक आपका वैचारिक भ्रष्टाचार भी होता है, एक आपका मौखिक भ्रष्टाचार भी होता है, जिसको हम कहते हैं ना कि जैसे कोई आदमी किसी को मार देता है तो कहते हैं ये मर्डर है, लेकिन कोई आदमी कहता है मैं तेरे को जान से मार दूंगा, तो वो भी आप ये मान के चलिए वो मौखिक अपराध है, वो उसको भी अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। तो मेरा ये मानना है कि एक मौखिक भ्रष्टाचार भी है। अगर आम आदमी पार्टी ये बात कटाक्ष के रूप में कह रही है कि हम जेल से ही हम सरकार चलाएंगे, मुख्यमंत्री जी जेल से ही सरकार चलाएंगे और कैबिनेट पूरी की पूरी जेल के अंदर बैठेगी, देखिए पहली बात तो मैं आतिशी जी को, सौरभ जी को ये बता दूं कि जेल से बाहर निकलने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं, वहां से वापस आने के लिए जो है लोगों को प्रयास करना पड़ता है, लोगों को अपने आपको बेगुनाह साबित करना पड़ता है। जेल में जाने के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप बाहर निकल करके कुछ भी एक छोटा सा ऐसी हरकत कर दीजिए, शाम को आप जेल में मिलेंगे, तो इसके अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि ये जो इस तरीके के बयान आ रहे हैं जीनत जी कि हम जेल से कैबिनेट चलाएंगे, जेल से हम दिल्ली चलाएंगे, देखिए मेरे हिसाब से ये वैचारिक भ्रष्टाचार भी है और ये मौखिक भ्रष्टाचार भी है। तो जो जनता इनके ऊपर लगे हुए भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर के संशय में थी, वो कहीं ना कहीं एक चीज से प्रमाणित होता है कि इनके उसमें हमें संशय है, लेकिन इनके वैचारिक भ्रष्टाचार में और इनके मौखिक भ्रष्टाचार में कोई संशय नहीं है, क्योंकि झूठे और सच्चे आरोप हमारे यहां लगते रहे हैं। मदन लाल खुराना जी के ऊपर हवाला का आरोप लगा था, उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। लालू प्रसाद जी के ऊपर जब चारा घोटाला का आरोप लगा था तो उन्होंने तो नहीं कहा था कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, बेशक उन्होंने वहां राबड़ी देवी जी को एज ए रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन कानून का तो पालन, यानी कि एक जिसको कहते हैं एक शुचिता का तो पालन किया उन्होंने। और बहुत सारे आपने रबर स्टैंप क्या सोच के यूज किया? रबर स्टैंप इसलिए मैंने, तो इसका मतलब आपने वैचारिक भ्रष्टाचार किया? आपने एक महिला मुख्यमंत्री के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया? मेरी बात सुनिए, मैंने इसलिए मैंने ये बात इस्तेमाल करी क्योंकि एक गृहिणी जिसका राजनीति में कोई अनुभव नहीं था, जिनकी कोई शैक्षिक योग्यता नहीं थी, जिनका कोई अनुभव नहीं था, जिनकी शैक्षिक योग्यता नहीं थी, अचानक उनको घर की रसोई से निकाल करके कहा जाए कि आपको पूरा बिहार प्रदेश चलाना है, तो निश्चित रूप से आप समझ ही रहे होंगे कि तो जिसको इसमें ये अपराध नहीं क्या है? मतलब ये कहाँ लिखा है कि नहीं? सर एक सेकंड सुनिए। अपराध तो मैंने बताया नहीं, सुन तो लीजिए। अभी कहाँ लिखा हुआ है कि अगर कोई गृहिणी है
आप भूल जाइए, मैं राबड़ी देवी जी के बारे में बात कर रही हूँ, किसी के बारे में, मैं एक विमेन को यहाँ पर एड्रेस कर रही हूँ। वो परिवार चला रही है, ठीक है, वो शिक्षित नहीं है किन्हीं भी कारणों से, उसके अपने पारिवारिक आर्थिक कारण होंगे, तो वो किसी सूबे की मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। आप बदल दीजिए संविधान। निरंजन जी, आप कुछ बड़ा बदलाव हम दिल्ली में देख सकते हैं? आपको कुछ ऐसा एनालिसिस कर पा रहे हैं आप? देखिए जीना जी, निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगे हैं और उसके बाद में जिस तरीके की अब जिस राजनीतिक इनकी जो स्ट्रेटजी है उसको देख करके कहीं ना कहीं जनता के मन में एक भरोसा थोड़ा सा मेरे हिसाब से डगमगाया है। और ऐसी स्थिति में अगर अनीप जी की पार्टी यानी कि कांग्रेस अगर अपने आप को मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे अगर बहुत चतुराई से राजनीति करे तो मेरे हिसाब से कांग्रेस अपना खोया हुआ वोट बैंक वापस रिकवर कर सकती है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी बात और कहना चाह रहा था मैं जीनत जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बार बार आरोप लगा रही है कि भाई हमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश हमें चुनाव प्रचार करने से रोका जा रहा। मेरा तो ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाल करके हारा है। अगर मान लीजिए सत्येंद्र जैन जी वहां के प्रभारी थे और चुनाव अगर हिमाचल के अंदर आम आदमी पार्टी का चुनाव उठा सकते थे, वहां पे अगर 5% वोट भी आम आदमी पार्टी लेके चली जाती भारतीय जनता पार्टी का चुनाव, तो वहां पे बहुत शानदार बन जाता। तो क्या बीजेपी अच्छा, फिर तो मेरे पास एक ऐसे सवाल आ गया आपकी बात से, तो अगर बीजेपी अरविंद केजरीवाल जी को डाल देती है जेल में, तो क्या लोकसभा का चुनाव हार जाएगी? नहीं, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, हार जाएगी नहीं, लेकिन एक चीज तो आप मानेंगे ना कि आज भी जितने भी जहां पे, चाहे गोवा का चुनाव देख लीजिए, गुजरात का चुनाव देख लीजिए, आप उत्तराखंड का चुनाव देख लीजिए, जहां पे भी आम आदमी पार्टी ने मजबूती रूप से चुनाव लड़ा है, वहां कहीं ना कहीं इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया और कांग्रेस को डैमेज किया। तो मैं उसी विश्लेषण के आधार पर यह बात कह रहा हूं। तो भारतीय जनता पार्टी को तो चुनाव लड़ देना जाना चाहिए, फिर चुनाव लड़ने से रोक क्यों रही है भारतीय जनता पार्टी? लेकिन ऐसा नहीं है जीनत जी, वास्तविकता यह है कि बैठ करके एक बार शांति से सोचना पड़ेगा और जो इनका अलाइनमेंट जो बिगड़ा है अभी राजनीति के अंदर, इनकी जो विचार या विचारशीलता है या रणनीति के अंदर, मेरे हिसाब से इनको दोबारा से एक बार उसके ऊपर विचार करना चाहिए और जो इनके पुराने सलाहकार थे उन्हीं से मेरे हिसाब से इनको दोबारा सेवा लेनी चाहिए, मेरा यह मानना है। ठीक है, अब अच्छा है आप लोगों का, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोग जुड़े।